हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम अपनी योद्धा सीरीज में देखने वाले हैं पॉलिटी की 16 क्लास, जो कि टॉपिक होने वाला है हमारा निर्वाचन आयोग। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये दोस्तों देखते हैं निर्वाचन आयोग जो है वो क्या होता है। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे, जैसे भारत निर्वाचन आयोग, जिसे चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है, यह एक जो संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं को संचालन कराता है। तो आप ये समझ गए होंगे कि निर्वाचन आयोग का काम क्या होता है, कि ये जो एक संवैधानिक निकाय है और ये भारत में संघ और राज्य में जो भी चुनाव की प्रक्रिया होती है उससे पूरी तरह संचालित कराता है। मतलब कि चुनाव की प्रक्रिया किस तरह से होनी चाहिए, इसमें क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या देखना पड़ेगा, क्या नहीं देखना पड़ेगा। तो इस तरह की सभी चीज़ें जो हैं, वो निर्वाचन आयोग ही तय करता है। यह देश में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन भी कराता है। तो ये देश में जो लोकसभा के चुनाव होंगे, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं के और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के ये भी जो चुनाव होते हैं, इनकी प्रक्रिया का संचालन भी निर्वाचन आयोग भी करता है। तो आप समझ गए होंगे कि निर्वाचन आयोग का काम जो है वो क्या होता है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि निर्वाचन आयोग जो है वो किस तरह से अपने काम को करता है। अब आइए इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं। पृष्ठभूमि में इसमें किस तरह से काम जो है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं। तो भारतीय संविधान का भाग 15 चुनाव से संबंधित है, जिसमें चुनावों के संचालन के लिए एक आयोग की स्थापना करने की बात कही गई है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि भारतीय संविधान का भाग 15 चुनाव से संबंधित है, जिसमें कि चुनाव के संचालन के लिए आयोग की स्थापना करने की बात की गई है। दूसरा पॉइंट है, चुनाव आयोग की स्थापना 25 फरवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि जो चुनाव आयोग है उसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार ही की गई थी। संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग और उसके सदस्यों की शक्ति, कार्य एवं कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित जानकारी उसमें हमें देखने को मिलती है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि जो संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग और उसके सदस्यों की शक्ति, कार्य, उनके कार्यकाल, पात्रता आदि की संबंधित जानकारी हमें इस सभी आर्टिकल में हमें देखने को मिलती है। तो आइए वो सभी आर्टिकल देखते हैं जो कि बात करते हैं चुनाव से संबंधित आर्टिकल होते हैं और इसमें बताया जाता है कि किस तरह से कौन-सा आर्टिकल किस बारे में बात करता है। और ये सभी आर्टिकल दोस्तों जो है, वो चुनाव से ही संबंधित है। जैसे हम देखते हैं आर्टिकल 324, मतलब कि 324, इसमें क्या होता है? इसमें चुनाव आयोग में चुनावों के लिए निहित दायित्व, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने की प्रक्रिया इसमें लिखी गई है। आप इस आर्टिकल को याद रखेंगे। ये आर्टिकल सभी जो है चुनाव से संबंधित आर्टिकल, वो हर बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये आर्टिकल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आपने पहला आर्टिकल देखा 324, तो आर्टिकल 324 चुनाव आयोग में चुनावों के लिए निहित दायित्व, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की प्रक्रिया की बात करता है। अब आते हैं आर्टिकल 325, 324, 325, जो कि है धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को मतदान सूची में शामिल न करने और इनके आधार पर मतदान के लिए अयोग्य नहीं ठहराने का प्रावधान दिया गया। तो आर्टिकल 325 हमें ये बताता है कि किसी भी के साथ जो है धर्म, जाति या उसके लिंग के आधार पर आप उसे मतदान देने से रोक नहीं सकते। मतलब आप उसे वोट देने से रोक नहीं सकते कि तुम इस जाति के हो या फिर इस धर्म के हो, तो इस इलेक्शन में तुम वोट नहीं दे सकते। तो यही आर्टिकल 325 खत्म करता है, कि आर्टिकल जो है 325 वो इन सारी चीज़ों को खत्म करता है और वो मान्यता देता है कि कोई भी धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं होगा। मतदाता सूची में शामिल हुए लोगों को वो हर तरह से वोट कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या लिंग के आधार पर ही क्यों ना हो। तो ये आर्टिकल 325 कहता है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी साथ जो है वो भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी को मतदान का अधिकार होगा। फिर आर्टिकल 326 कहता है हमारा, लोकसभा एवं प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार का आधार पर होगा। तो लोकसभा एवं प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए जो निर्वाचन है, वो वयस्क मत अधिकार के आधार पर होगा। मतलब कि जो वयस्क हो चुके हैं, जिनकी उम्र 18 से ऊपर की है, वही लोकसभा एवं राज्य की विधानसभा में ही निर्वाचन या फिर वोट दे सकेंगे। अगला है 327, जो कि है विधायिका द्वारा चुनाव से संबंध में संसद में कानून बनाने की शक्ति। ये आर्टिकल 327 कहता है। आप इस चीज़ को याद रखेंगे। 327 क्या है, कि विधायिका द्वारा चुनाव के संबंध में संसद में कानून बनाने की शक्ति, ये आर्टिकल 327 में है। अब आर्टिकल 328 आता है, जो कि है किसी राज्य के विधानमंडल को इसके चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि 328 क्या कहता है, किसी राज्य के विधानमंडल को इसके चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति।
फिर अगला 329 आर्टिकल है, चुनावी मामलों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए बार। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि चुनावी मामलों में जो अदालत द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए बार का प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ आर्टिकल हैं, आप इन आर्टिकल को ज़रूर याद रख के आएंगे अपने एग्जाम्स के लिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अगला आता है हमारा टॉपिक जो कि है निर्वाचन आयोग की संरचना। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, निर्वाचन आयोग की संरचना अब हम देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो एग्जाम में पूछी जाती हैं। उसमें पहला आता है, निर्वाचन आयोग मूलतः केवल एक चुनाव आयुक्त का प्रावधान था, लेकिन राष्ट्रपति की एक अधिसूची के जरिए 16 अक्टूबर 1989 को इसे 3 सदस्यीय बना दिया गया। तो आप इसे याद रखेंगे। पहला फैक्ट क्या कहता है हमारा, निर्वाचन आयोग में मूलतः केवल एक चुनाव आयुक्त का प्रावधान था, मतलब सिर्फ एक ही व्यक्ति था, लेकिन राष्ट्रपति की अधिसूचना के जरिए 16 अक्टूबर 1989 को इसे 3 सदस्यीय बना दिया गया। मतलब कि अब निर्वाचन आयोग में उस समय 1989 में 3 सदस्य थे। फिर इसके बाद कुछ समय बाद इसके लिए एक सदस्य आयोग बना दिया गया और 1 अक्टूबर 1993 को इसका 3 सदस्यीय आयोग वाला स्वरूप फिर से बहाल कर दिया। मतलब कि जो 3 सदस्य हुआ करते थे वो 1993 में फिर से अलग हो गए। तब से निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि तब से जो है एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। अगला आता है, निर्वाचन आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि निर्वाचन आयोग का जो सचिवालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। अगला है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी आईएएस रैंक का अधिकारी होता है। जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो एक आईएएस रैंक का अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तथा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि जो ये मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं, इन सभी की नियुक्ति कौन करता है? इन सभी की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला आता है हमारा, इनका कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 ईयर्स की आयु तक होगा। मतलब कि दोनों में से जो पहले हो जाए वही इसका कार्यकाल माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने 6 साल कंप्लीट कर लिए तो उसका कार्यकाल वहीं खत्म हो जाएगा, या फिर जब कोई व्यक्ति 65 वर्ष का हो गया होगा अपने टाइम पीरियड में काम करते-करते, तो उसका कार्यकाल वहाँ पे समाप्त हो जाता है। फिर अगला है, इन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है और समान लेवल और वेतन के भत्ते भी मिलते हैं। मतलब ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, ये न्यायालय और न्यायाधीशों के समक्ष दर्जा प्राप्त होता है। मतलब न्यायालय के जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, उनके बराबर का दर्जा प्राप्त होता है और उनके बराबर ही इनको वेतन मिलता है। अगला देखते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान ही पद से हटाया जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के हटाने की प्रक्रिया ही समान पद से हटाया जा सकता है। मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया से मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जाता है। आइए अब देखते हैं निर्वाचन आयोग के कार्य। तो निर्वाचन आयोग के कार्य अगला हमारा टॉपिक आता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इस चीज़ को याद रखेंगे। तो इसमें पहला कार्य आता है हमारा, चुनाव आयोग भारत में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है। तो जो निर्वाचन आयोग का क्या क्या काम है, आप इसमें देख पा रहे होंगे कि ये लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की जो चुनाव की प्रक्रिया होती है, उसी पूरी तरह नियंत्रण करता है, उसका निर्देशन करता है। इसके बाद आता है, इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य आम चुनाव या फिर उपचुनाव कराने के लिए समय-समय पर चुनाव कार्यक्रम तय करना होता है। जो हमारे देश में आम चुनाव होते हैं या फिर उपचुनाव होते हैं, तो उस समय पे जो चुनाव के कार्यक्रम की प्रक्रिया होती है, वो यही तय करती है कि किस जगह पे ज़्यादा सीट है, कहाँ पे किस तरह से वोट करना चाहिए, कौन-सा सेंटर चुनना चाहिए। तो इस तरह की प्रक्रिया निर्वाचन आयोग ही तय करती है। यह निर्वाचक नामावली, जिसे हम वोटर लिस्ट कहते हैं, और ये तैयार करती है तथा मतदाता पहचान पत्र भी जारी करती है, जिन्हें हम वोटर कार्ड के नाम से भी जानते हैं। यह मतदान एवं मतगणना केंद्र के लिए स्थान, मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र तय करना, मतदान एवं मतदाता गणना केंद्रों में सभी प्रकार की आवश्यक व्यवस्था और अन्य संबंध कार्यों का प्रबंध कराता है। तो जैसा आप सभी ने देखा, इसमें बताया गया है कि जो भी मतदाता गण हैं, जो भी वोटर लेने वाले लोग हैं, जो वहाँ पे बैठे रहते हैं, उनके लिए भी पूरी सुविधा होनी चाहिए, और जो बाहर के लोग आएंगे वोट देने, तो उनके लिए भी सुविधा का प्रयोग जो है ये तय करती है कि कहाँ पे लोगों का आना आसान होगा, कैसे लोग वोट करेंगे, किस तरह से वोट होगा। तो ये सभी चीज़ें जो है वो निर्वाचन आयोग ही देखती है। अगला है, यह राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करती है कि उनसे संबंधित विवादों को निपटाने के साथ ही उन्हें चुनाव चिन्ह
आवंटित करता है। तो आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे कि यह राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करती है कि उनसे संबंधित विवादों को निपटाने के साथ ही उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। अब आइए देखते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग, जिसे हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहते हैं, इसका क्या महत्व है हमारे देश के लिए। इसका राइट साइड में लोगो दिखा हुआ है, आप इसे देख पा रहे होंगे कि इसका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का लोगो इस तरह का होता है। और ये देखते हैं कि इसका हमारे देश के लिए क्या महत्व होता है। यह वर्ष 1952 से राष्ट्रीय और राज्य स्तर के चुनावों का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। मतदान के लोगों का अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाता है, मतलब कि चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग ले सकें, इसके लिए वो काफ़ी प्रचार करता है। आइए अब देखते हैं अगला पॉइंट हमारा, जो कि है राजनीतिक दलों को अनुशासित करने का कार्य करता है। जो राजनीतिक दल होते हैं, उनके लिए अनुशासन बनाता है कि आप इस लिमिट से ज़्यादा बाहर जो है, वो प्रक्रिया नहीं रख सकते अपना, आप अपने प्रचार की प्रक्रिया को इस तरह से लिमिट में रख सकते हैं। तो राजनीतिक दलों को अनुशासित करने का काम भी यही करता है। जो अलग-अलग पार्टियाँ होती हैं, तो उनको अनुशासित करता है कि आप इस तरह से नहीं कर सकते, आपके बहुत सारे रूल रेगुलेशन उन पे डाल देता है ताकि वो लिमिट से बाहर जाके कोई भी चीज़ें ना कर पाएँ। अगला है संविधान के निहित मूल्यों को मान्यता करता है, अर्थात चुनाव के समानता, निष्पक्षता और स्वतंत्रता स्थापित करता है। मतलब संविधान के निहित मूल्यों को मान्यता देता है और चुनाव की में समानता होना चाहिए, निष्पक्षता और स्वतंत्रता से चुनाव होना चाहिए। ये सभी काम जो है वो निर्वाचन आयोग देखता है। अगला आता है विश्वसनीयता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, अखंडता, जवाबदेही, स्वायत्तता और कुशलता के उच्चतम स्तर के साथ चुनाव आयोजित और संचालित करता है। तो आप जैसे देख पा रहे होंगे कि वो पूरी विश्वसनीयता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, अखंडता और जवाबदेही के साथ ही कुशलता के उच्चतम स्तर के साथ चुनाव को आयोजित करता है। मतलब सब कुछ उसके अंडर में अच्छे से होता है। अगला है मतदाता केंद्रित मतदान अनुकूलन वातावरण की चुनावी प्रक्रिया के सभी पात्र नागरिकों को भागीदारी सुनिश्चित करता है कि जो भी वोटर लिस्ट है हमारे, जो कि वोट देने आए हैं, उनकी प्रक्रिया अच्छे से हो पा रही है कि नहीं, ये सभी जो चीज़ें हैं वो निर्वाचन आयोग ही देखता है। फिर अगला है चुनावी प्रक्रिया में राजनीतिक दलों और उनकी हितधारकों के साथ संग्रह करता है। मतलब कि चुनाव प्रक्रिया में जो राजनीतिक दल होते हैं उनकी सभी हितधारकों के साथ संग्रह करता है, उनकी प्रक्रिया को स्मूथ बनाता है। मतलब कि जो भी वोट देने लोग आए हैं, वो काफ़ी अच्छे से वोट दे पाएँ और इन्हें किसी भी तरह की कोई भी समस्या ना आए। ये कौन देखता है? तो ये भी भारत का निर्वाचन आयोग ही देखेगा। तो आइए देखते हैं अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि डायरेक्ट एग्ज़ाम्स में आपसे पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है हमारा, तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध है, किससे संबंध है? तो चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि जो तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध है, वो चुनाव व्यवस्था में अमूल्य सुधार से है। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो ये ब्रिटेन के अनुरूप है। मतलब कि भारत की जो निर्वाचन पद्धति है, वो किस देश की निर्वाचन पद्धति के लगभग समान रूप से कार्य करती है? तो ब्रिटेन जैसी है। फिर अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? तो निर्वाचन आयोग का वर्णन है अनुच्छेद 324 में। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो आपने इस चीज़ को अच्छे से याद रखा कि किस अनुच्छेद में है निर्वाचन आयोग का, तो अनुच्छेद 324 में इसके बारे में बात करी गई है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में कौन सा लक्षण समान है? वे संवैधानिक संस्थाएँ हैं। तो ये जैसे आप देख पा रहे होंगे कि निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, फिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये सभी जो है ये संवैधानिक संस्थाएँ होती हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उसे याद रखेंगे कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? वो राष्ट्रपति करते हैं। अगला है निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। तो निर्वाचन आयुक्त का प्रमुख होगा वहाँ का मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अगला है परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होगा? तो मुख्य चुनाव आयुक्त होगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब 2 व्यक्ति को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त पद पर नियुक्त किया था? तो 1989 को ये नियुक्त किया गया था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि संविधान लागू के बाद जो राष्ट्रपति ने पहली बार कब 2 व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया? तो 1989 में। पहले की जो 3 सदस्य जो लोग थे वो निर्वाचन आयुक्त में हुआ करते थे 1989 में। 3 लोगों की ये सदस्यता थी इसमें।
फिर अगला क्वेश्चन आता है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो वो चुनाव आयोग को है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या फिर क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसे है? तो वो चुनाव आयोग को है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है? तो मध्यावधि जो चुनाव है वो कब कराया जाता है? समय से पूर्ण होने से पहले, जब लोकसभा भंग हो जाए। तो समय के पूर्ण होने से पहले जब लोकसभा भंग हो जाए तभी मध्यावधि चुनाव करा लिया जाता है। अगला है, भारत के सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे कि सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुआ? तो 1952 को ये हुआ था। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत में पहली बार महिलाओं का मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो ये हुआ था 1960 1926 को। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि भारत में पहली बार महिलाओं का जो मताधिकार है वो कब प्राप्त हुआ? तो 1926 को, जब पहली बार महिलाएं ने भी वोट करने की सुविधा दी गई थी। तो आप इस चीज को याद रखेंगे। ये दोनों क्वेश्चन आप याद रखें कि सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुआ? तो 1952 को हुआ। और दूसरे में भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1926 में ये हुआ था। तो दोनों क्वेश्चन आप याद रखिए, दोनों क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है, पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु कितनी होनी चाहिए? तो 18 वर्ष होनी चाहिए। तो 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की जो आयु मानी जाती है वो 18 वर्ष की होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो है वो कब कर दिया गया था? तो 1989 में इसे कर दिया गया था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 से घटाकर 18 वर्ष कब कर दिया? तो 1989 में इसे कर दिया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, देखिए, भारत में मतदान की न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है? तो 18 वर्ष है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, ये भारत में मतदान करने की जो न्यूनतम आयु है वो कितना है? 18 वर्ष है। अगला क्वेश्चन आता है, चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र के चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? तो मतदान प्राप्त समाप्त के 48 घंटे पहले। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? तो मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले इसे बंद करना होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने की स्थिति के कितनी दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है? तो 7 दिन के बाद, मतलब कि 7 दिन के अंतर में ये दूसरा प्रत्याशी जो है वो खड़ा हो जाना चाहिए। अगला है, मुख्य चुनाव आयुक्त, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? तो 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि मुख्य चुनाव आयुक्त को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? तो 2.5 लाख जो वेतन है वो मिलता है। फिर इसी तरह उसके 2 साथी जो हैं, अन्य निर्वाचन आयुक्त जो उसके साथ 2 लोग हैं, तो उन्हें कितना वेतन मिलेगा? तो वो 2,25,000 रुपए मिलेंगे। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को याद रखेंगे कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त होगा उसे 2.5 लाख रुपए मिलते हैं, और जो बाकी के निर्वाचन आयुक्त होते हैं उन्हें 2,25,000 रुपए मिलते हैं। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि कितनी होती है? तो ये 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, मतलब जो दोनों में से जो पहले हो जाए। इसी तरह जो अन्य निर्वाचन आयुक्त है वो कितनी उनकी पद अवधि होगी? उनकी भी 6 वर्ष है, और इनमें 62 वर्ष की आयु रखी गई है, मतलब कि 6 वर्ष पहले हो जाए या फिर 65 ईयर्स हो जाए। ये निर्वाचन आयोग के ऊपर है, और जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उनके लिए 6 वर्ष और 65 ईयर्स है, और जो बाकी के अन्य 2 लोग हैं जो निर्वाचन आयुक्त हैं वो 6 वर्ष और 62 ईयर्स है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र देते हैं। जो अन्य निर्वाचन आयुक्त है, बाकी के जो 2 लोग हैं वो किसे अपना त्यागपत्र देंगे? तो राष्ट्रपति को देते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? तो निर्वाचन सुधारों से था। तो याद रखेंगे आप इसे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? तो निर्वाचन सुधारों से था। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है, तो कौन सा कार्य नहीं है? तो उम्मीदवारों का चयन करना। उम्मीदवारों को चयन करना जो है वो निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसके पदच्युत रहने का अधिकार किसको है? तो वो राष्ट्रपति को है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि उसे, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति और उसके पदच्युत, मतलब पद पे रहने तक की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति चाहे उसे पद पे से हटा भी सकता है और उसे वापस अपने पद पर बैठा भी सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग की सेवा शर्त तथा कार्यालय निश्चित करता है कौन? संविधान। तो संविधान करेगा निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त और कार्यालय। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, लोकसभा अथवा विधानसभा की किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त की जाती है?
या वो कुल मतदान के 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता। तो आप इसे याद रखेंगे कि लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनावी प्रत्याशी की जमानत राशि, जो जमानत राशि आरबीआई को ये लोग जमा करते हैं, तो वो कब इन्हें वापस नहीं मिलती, जब वो 6 में से 1 भी वोट न प्राप्त कर पाए, तो इन्हें वो राशि जो मिलती है, वो भी वापस नहीं मिलती है। इसकी जो कोई भी चुनाव में प्रत्याशी खड़ा होता है, तो उसे अपनी राशि में से कुछ हिस्सा जो है, वो आरबीआई पे डिपॉज़िट करना होता है। मतलब कुछ हिस्सा जो है, वो पैसे जमा करने पड़ते हैं और वो पैसे इन्हें चुनाव खत्म होने के बाद वापस दे दिए जाते हैं। पर जब ऐसी स्थिति में जब उन्हें ज़मानत राशि जो है वो वापस नहीं की जाती, मतलब उनकी जो राशि है, जो उन्होंने चुनाव के लिए लड़ने के लिए दिया है, वो कब नहीं दी जाती, जब वो 6 में से 1 वोट भी प्राप्त ना कर पाएँ, मतलब 1/6 मत भी प्राप्त ना कर पाएँ, तो उनकी जो राशि है वो उन्हें वापस नहीं करी जाती। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ? जो ईवीएम वो हमारी मशीन होती है, उसमें आप देख पा रहे होंगे इसका इमेज, तो इस तरह की ये ईवीएम मशीन होती है। इसका प्रयोग भारतीय चुनाव में कब किया गया? तो 1907 में इसका प्रयोग पहली बार किया गया था, तब से ये प्रारंभ हुआ है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। आइए अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी के डिफरेंट एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है हमारा, ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषद इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था? तो कब किया गया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में चुनाव की पहली बार सीटों का आवंटन किया गया भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है, महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? तो महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? उनका नाम था नीला सत्यनारायणन। तो आप इनका नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? तो नीला सत्यनारायण थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ये है हमारा, निर्वाचक नामावली को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो निर्वाचक नामावली को सामान्यतः क्या कहता है? मतदाता सूची, वोटर लिस्ट के नाम से इसे जाना जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि निर्वाचक नामावली को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो मतदाता सूची के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है, निम्नलिखित में से कौन-सा सरकारी प्राधिकारी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है? तो कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। आप इसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है हमारा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला भारत जो है पहला भाग कौन-सा था? तो ये था मणिपुर। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि हर वयस्क महिला तथा पुरुष को बिना भेदभाव के वोट डालने का अधिकार प्रदान करना। इस प्रणाली के अधीन एक निर्धारित आयु के पश्चात व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि भारत का ये पहला भाग कौन-सा था? तो मणिपुर था, जिसने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को लागू किया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत में चुनाव सुधारों के संदर्भ में वीवीपीएटी में टी का क्या अभिप्राय है? तो टी का मतलब ट्रेल होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आप नीचे देख पा रहे होंगे कि वीवीपीएटी में इसका फुल फॉर्म होता है वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि वीवीपीएटी का मतलब होता है वोटर वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल। तो टी फॉर ट्रेल हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि वीवीपीएटी में टी फॉर क्या होता है? तो ट्रेल होता है। इसी तरह आपसे वीपीएटी अगर फिर टी पूछ ले तो पी से पेपर होगा, अगर वी पूछ ले तो वी से वोटर और वेरिएबल 2 हो सकते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है, भारत में संविधान सभा के चुनाव डैश में हुए थे? तो भारत में जो संविधान सभा के चुनाव हुए थे वो कब हुए थे? ऑप्शन नंबर डी जुलाई 1946 को हुए थे। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि भारत में संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? तो जुलाई 1946 को हुए थे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाता समुदाय प्राधिरूप को पेश किया था? तो कब इसे किया था? एक्ट ऑफ 909 1909। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि मुसलमानों के लिए अलग मतदाता जो है समुदाय प्रतिरूप कब पेश किया गया? तो एक्ट ऑफ 1909 में पेश किया गया था। इसी तरह आप नीचे देखिए देख पा रहे होंगे कुछ और एक्ट जो हैं वो पेश किए गए थे। जैसे मुसलमानों के लिए 1909 में पेश किया गया था ये एक्ट। फिर 1892 का एक्ट क्या कहता है कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का आरंभ होगा। फिर 1919 का एक्ट, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्रदान हुआ था। फिर 1935 का एक्ट क्या है? सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार होगा। तो इस तरह से भी आप एक्ट याद रख सकते हैं कि 1892 का जो एक्ट है, वो क्या कहता है कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का आरंभ होगा। फिर 1919 का एक्ट क्या कहता है? भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार।
फिर 1935 का एक क्या है, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? तो ये हुआ था 1951 से 1952 के बीच। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? जैसे आप नीचे देख पा रहे होंगे, 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य ये चुनाव हुआ था, भारत में पहला आम चुनाव। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ? तो 1951 से 1952 के बीच में हुआ। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता? तो कौन नहीं आता? मतदान का अधिकार जो है वो सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा काम जो है वो निर्वाचन आयोग का नहीं है। तो चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना, ये निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया में शामिल नहीं होता, मतलब कि ये निर्वाचन आयोग का काम नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत की चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था? 1950 में इसे किया गया था। जिसे आप याद रखेंगे कि भारत निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जिसका गठन भारत के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष के रूप में चुनाव प्रक्रियाओं को संचालन करना है। और इसका भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हो गई थी। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि भारत में चुनाव आयोग का गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण ने पीपीआरटी एमएस पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्ट्रेशन ट्रेनिंग मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया था? तो ये किसने शुरू किया था? भारतीय चुनाव आयोग ने इसे शुरू किया था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि पीपीआरटी एमएस मतलब कि पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये किसने शुरू किया था सबसे पहले? तो ये शुरू किया था भारतीय चुनाव आयोग ने इसे शुरू किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्ट्रेशन ट्रेनिंग मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया था भारतीय चुनाव आयोग ने। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है भारत में वोट देने की न्यूनतम पात्रता उम्र सीमा क्या है? तो 18 वर्ष है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र सीमा है 18 वर्ष। जैसे आप नीचे क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे कि भारत में मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। 61वें संविधान संशोधन जो कि 1989 के द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन कर मतदान की न्यूनतम आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। मतलब कि पहले ये 21 वर्ष थी, बाद में इसे जो 1989 का संशोधन हुआ था उसमें घटाकर 18 वर्ष कर दिया था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, लोकसभा चुनाव में मतदान करने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो ये भी 18 वर्ष होगी। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि लोकसभा चुनाव में मतदान करने की जो न्यूनतम आयु है वो भी 18 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो प्रथम भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो शिवकुमार सेन थे। तो आप इनका नाम याद रखेंगे। शिवकुमार सेन एक भारतीय सिविल सेवक थे जो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे शिवकुमार सेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि प्रथम भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो शिवकुमार सेन था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे शिवकुमार सेन। तो आपने इसे देखा, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो शिवकुमार सेन थे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, किस प्रकार के शासन में शासकों का चुनाव लोग करते हैं? तो किस प्रकार के शासन में शासकों का चुनाव लोग करते हैं? तो लोकतंत्र, लोकतंत्र में जो सभी शासन है वो जनता के हिसाब से चुनकर आते हैं। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि शासन में शासकों का चुनाव लोगों के द्वारा किया जाता है, तो लोकतंत्र में। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि भारत में लोकसभा चुनाव कौन आयोजित करता है? तो निर्वाचन आयोग जो है इसे आयोजित करता है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि भारत में लोकसभा चुनाव कौन आयोजित करेगा? तो निर्वाचन आयोग आयोजित करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे कि भारत में लोकसभा चुनाव कौन आयोजित करेगा? तो निर्वाचन आयोग इसे आयोजित करेगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए के अनुसार 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक। मतलब कि इनमें से जो भी पहले हो जाए, या फिर व्यक्ति 6 वर्ष अपना कार्यकाल समाप्त कर ले या फिर उसकी आयु 65 वर्ष की हो गई तब उसका कार्यकाल समाप्त हो गया होगा। तो ये था दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसमें आपने देखा कि भारत का निर्वाचन आयोग जो है वो किस तरह से काम करता है और इसमें कौन से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपसे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो इसी तरह की और सारी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम ऐसे ही यूजफुल वीडियो लेके आते रहते हैं जो आपके एग्जाम टाइम में काफ़ी हेल्प करेगी। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़